नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। इस क्लास में हम प्रयोगवाद और नई कविता से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। पिछली क्लास में हमने प्रयोगवाद और नई कविता के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन किया था और इस क्लास में हम उससे संबंधित प्रश्नों को हल कर रहे हैं। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो इन प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा और देखिएगा कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। पहला प्रश्न है यानी कि प्रश्न संख्या 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम सही है? पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक और तीसरा तार सप्तक। इनमें से कौन सा नाम सही है आपको बताना है और इसका सही उत्तर हो जाएगा तार सप्तक। तार सप्तक नाम सही है। उसके अलावा पहला तार सप्तक का नाम केवल पहला सप्तक है, यहाँ पर तार शब्द नहीं जुड़ा रहेगा। दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, इस तरह से नाम होगा, तार सप्तक नहीं होगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 39 देखिए, प्रयोगवाद का आरंभ कब से माना गया है? 1930 से, 1935 से, 1940 से या 1943 से? प्रयोगवाद का आरंभ कब से माना जाता है? सही उत्तर है 1943 ईस्वी से प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। प्रश्न संख्या 40 देखिए, राहों का अन्वेषी किसे कहा गया है? तार सप्तक के कवियों को, स्वच्छंदतावादी कवियों को, छायावादी कवियों को या हालावादी कवियों को? राहों का अन्वेषी किसे कहा गया है? सही उत्तर है तार सप्तक के कवियों को। तार सप्तक के कवियों को अज्ञेय ने राहों का अन्वेषी कहा था। प्रश्न संख्या 41 देखिए, प्रयोगवाद की काल अवधि क्या है? सन 1933 से 43, 43 से 53, 53 से 63 या 73 से 83? प्रयोगवाद की समय सीमा इनमें से कौन सी है? सही उत्तर है 1943 से 1952, जो कि ऑप्शन में नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन बी को अगर चुन लें तो 1943 से 1952, 53 की जगह पे 52 हो जाएगा समय। तो इस तरह से प्रयोगवाद की समय सीमा है 1943 से 1952। ठीक है। अगला प्रश्न है, समकालीन समीक्षा में अस्तित्ववादी किसे घोषित किया गया है? मुक्तिबोध को, शकुंत माथुर को, अज्ञेय जी को या कुंवर नारायण को? समकालीन समीक्षा में अस्तित्ववादी किसे घोषित किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा इसका अज्ञेय को। अज्ञेय को अस्तित्ववादी घोषित किया जाता है। प्रश्न संख्या 43 देखिए, नई कविता को प्रयोगवाद का विकसित रूप किसने कहा है? शुक्ल जी ने, नंद दुलारे वाजपेयी ने, अज्ञेय जी ने या गोविंद शर्मा रजनीश ने? नई कविता को प्रयोगवाद का विकसित रूप किसने कहा है? सही उत्तर की बात करें तो यहाँ ऑप्शन में नहीं है। नई कविता को प्रयोगवाद का विकसित रूप मुकुटधर पांडे कहते हैं। कहते हैं कि नई कविता प्रयोगवाद का ही विकसित रूप है या कथन है मुकुटधर पांडे का। तो ऑप्शन प्रश्न संख्या 43 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा मुकुटधर पांडे। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44, नई कविता का प्रकाशन कब से आरंभ हुआ था? 1953 में, 1954 में, 1955 में या 1956 में? नई कविता का प्रकाशन कब से आरंभ हुआ था? सही उत्तर है ऑप्शन बी 1954 ईस्वी से नई कविता का प्रकाशन आरंभ हुआ था और यह जगदीश गुप्त जी द्वारा प्रकाशित कराया जाता था। 1954 से 1958 ईस्वी तक यह प्रकाशित हुआ था। ठीक है। प्रश्न संख्या 45 देखिए, नकेनवाद किस काव्य धारा के लिए प्रयुक्त हुआ? छायावादी काव्य, प्रगतिवादी काव्य, प्रयोगवादी काव्य या इनमें से कोई नहीं? नकेनवाद किस काव्य धारा के लिए प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर है प्रयोगवादी काव्य। नकेनवाद प्रयोगवादी काव्य धारा के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 46 है, प्रपदवाद किसका पर्याय है? नई कविता का, अकविता का, प्रयोगवाद का या नकेनवाद का? इनमें से किसका नाम एक अलग नाम प्रपदवाद भी है? सही उत्तर है नकेनवाद। नकेनवाद को
प्रपदवाद भी कहा जाता है। किसी भी प्रश्न में डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि किसी रचना का प्रकाशन वर्ष अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग दिया रहता है, या किसी रचनाकार का जन्म वर्ष भी अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग दिया रहता है। जैसे कि अगर हम बात करें नागार्जुन की, तो डॉक्टर नगेंद्र 1910 ईस्वी उनका जन्म वर्ष मानते हैं, और अलग अलग किताबों में कहीं कहीं पर 1911 भी मिलता है। हालांकि सर्वमान्य 11 है, 1911। तो इस तरह से हमें अलग अलग तथ्य देखने को मिलते हैं। तो ऐसा किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका उत्तर देने की कोशिश जरूर करूंगी। ठीक है। प्रश्न संख्या 47 देखिए, हमें सही क्रम चुनना है सभी वाद या जो भी समय है कविता के लिए उसका। और इसमें है प्रयोगवाद, छायावाद, नई कविता और प्रगतिवाद। कौन सा सबसे पहले आएगा और कौन सा सबसे बाद में आएगा, इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले अगर छायावाद की समय सीमा की बात करें तो इसकी समय सीमा आती है 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक इसकी समय सीमा मानी जाती है। उसके अलावा अगर बात करें प्रगतिवाद की, तो प्रगतिवाद का समय सीमा 1936 से 1943 ईस्वी तक मानी जाती है। उसके बाद आता है प्रयोगवाद, जिसकी समय सीमा 1943 से 1952 तक मानी जाती है, और नई कविता की समय सीमा 1952 से 1960 तक मानी जाती है। उसके बाद जैसे हम आगे बढ़ते हैं, 1960 से 1990 तक की कविता को साठोत्तरी कविता कहते हैं, और उसके बाद आती है समकालीन कविता। ठीक है। तो इस तरह से सबसे पहले आएगा छायावाद, फिर प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद, फिर नई कविता। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 48 देखिए, नई कविता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? केसरी कुमार ने, भारतेंदु जी ने, मुक्तिबोध ने या अज्ञे ने? नई कविता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? सही उत्तर है अज्ञेय ने। अज्ञेय ने नई कविता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, क्योंकि अज्ञेय ने प्रयोगवाद नाम को स्वीकार नहीं किया था। इसके लिए यह प्रयोगशील और नई कविता नाम का प्रयोग करते थे। ठीक है। प्रश्न संख्या 49 देखिए, युत्सावादी कविता का प्रवर्तक कौन है? सलभ श्रीराम, नलिन विलोचन शर्मा, नेमिचंद्र जैन या नरेश कुमार? युत्सावादी कविता के प्रवर्तक कौन है? सही उत्तर है इसका श्री राम सलभ, यानी सलभ श्री राम। प्रवर्तन का वर्ष है 1965 ईस्वी। युत्सावादी कविता का समय है 1965 ईस्वी। प्रश्न संख्या 50 देखिए, प्रतिबद्ध कविता का जनक किसे माना गया है? अज्ञेय को, परमानंद श्रीवास्तव को, मुक्तिबोध को या जगदीश गुप्त को? प्रतिबद्ध कविता का जनक किसे माना गया है? सही उत्तर है परमानंद श्रीवास्तव। प्रतिबद्ध कविता के जनक परमानंद श्रीवास्तव हैं, और यह कब, इसका प्रवर्तन इन्होंने कब किया था? 1957 ईस्वी में इसका प्रवर्तन इन्होंने किया था। ये जो व्याख्याएं हैं यह इस पुस्तक में नहीं मिलेगी। इस व्याख्या, जितने भी प्रश्न की व्याख्याएं हैं, इसे मैं अपनी तरफ से करवा रही हूँ, तो किताब को खरीदते समय ध्यान दीजिएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 51 है, किस्म किस्म की कविता नामक लेख में नई कविता के 45 नामों का उल्लेख किसने किया है? नरेश कुमार, अज्ञेय, जगदीश गुप्त या नागार्जुन? किस्म किस्म की कविता नामक लेख में नई कविता के 45 नामों का उल्लेख किया है, और वो किसने किया है? डॉक्टर जगदीश गुप्त ने। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 52 देखिए, प्रकाशन काल की दृष्टि से अज्ञेय की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? रचनाएं हैं चिंता, भग्नदूत, बावरा, अहेरी और इत्यलम। सबकी रचना, सबका समय हम अलग अलग देख लेते हैं। चिंता की बात करें तो इसकी समय सीमा, समय क्या है? इसका प्रकाशन वर्ष 1942 ईस्वी है। भग्नदूत का है 1933 ईस्वी में यह प्रकाशित हुई थी रचना। बावरा अहिरी की बात करें तो यह 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी रचना। उसके अलावा इत्यलम की बात करें तो इत्यलम कब प्रकाशित हुई थी रचना? 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इस तरह क्रम क्या हो जाएगा? भग्नदूत, चिंता, इत्यलम और बावरा अहेरी, यानी कि ऑप्शन डी में यह देखने को मिल रहा है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 53 है, अज्ञेय जी को किस काव्य कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1964 में मिला? आंगन के पार द्वार, इंद्रधनुष रौदे हुए ये, हरी घास पर क्षण भर या अरि ओ करुणा प्रभा में?
साहित्य अकादमी पुरस्कार 1964 में किस रचना के लिए अज्ञेय जी को मिला है? सही उत्तर है आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार के बारे में एक बात याद रखिएगा, इसका रचना काल जो है ना, यह 1959 ईस्वी है। इसके अलावा प्रकाशन अगर पूछे तो वह है 1959 ईस्वी में, रचना काल है 1961 ईस्वी में, प्रकाशन वर्ष है और पुरस्कार मिला था 1964 में। 3 सन याद रखिएगा, 3 वर्ष को सन को याद रखिएगा। पहला रचना काल 1959 ईस्वी, प्रकाशन वर्ष 1961 ईस्वी और पुरस्कार मिला था 1964 ईस्वी में। ठीक है, 3 समय को याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 54 देखिए, कितनी नावों में कितनी बार काव्य कृति के लिए अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? कितनी नावों में कितनी बार के लिए अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? सही उत्तर है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? 1978 ईस्वी में मिला था। कितनी नावों में कितनी बार कविता में 1962 से 1966 के बीच लिखी गई कविताओं का संकलन है। प्रश्न संख्या 55 देखिए, हमें रचनाओं को उनके रचनाकारों से मिलाना है। रचनाएं हैं अरि ओ करुणा प्रभा में, धूप के धान, खुशबू के शिलालेख और चांद का मुंह टेढ़ा है। अरि ओ करुणा प्रभा में किसकी रचना है? अज्ञेय की रचना है, 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। धूप के धान किसकी रचना है? यह है गिरजा कुमार माथुर की रचना। कब प्रकाशित हुई थी धूप के धान? 1955 ईस्वी में। प्रकाशन वर्ष भी आप लोग रचनाओं के याद रखिएगा। इसके अलावा खुशबू के शिलालेख किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। कब प्रकाशित हुई थी? 1973 ईस्वी में यह रचना प्रकाशित हुई थी। और चांद का मुंह टेढ़ा है, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है मुक्ति बोध की। ऑप्शन डी 1 का डी हो जाएगा। कब प्रकाशित हुई थी यह रचना? चांद का मुंह टेढ़ा है 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 56 देखिए, अज्ञेय की श्रेष्ठतम कविता कौन सी है? वंचना के दुर्ग, असाध्य वीणा, मिट्टी की इहा या विश्वप्रिया? अज्ञेय की श्रेष्ठतम कविता है असाध्य वीणा, जो एक लंबी कविता है। 321 पंक्तियां हैं इसमें। कभी पंक्तियां पूछ ले तो आप लोग याद रखिएगा, 321 पंक्तियां हैं इसमें। और यह आंगन के पार द्वार, जो कि 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था कविता संग्रह, उसमें संकलित है असाध्य वीणा। ठीक है, आंगन के पार द्वार में संकलित है। प्रश्न संख्या 57 देखिए, चीन की एक लोक कथा पर आधारित लंबी कविता इनमें से कौन सी है? इत्यलम, सागर मुद्रा, असाध्य वीणा या महावृक्ष के नीचे? चीन की एक लोक कथा पर आधारित रचना है असाध्य वीणा। सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अज्ञेय की प्रसिद्ध व्यंग कविता इनमें से कौन सी है? हियहारिल, एक आयन, बंदी स्वप्न, सांप? अज्ञेय की प्रसिद्ध कविता इनमें से कौन सी है? सही उत्तर है सांप। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59 है, अज्ञेय के किस काव्य ग्रंथ की आरंभिक पंक्तियों पर उमर खयाम की रुबाई का प्रभाव देखने को मिलता है? बावरा अहेरी, इत्यलम, हरि घास पर क्षण भर या भग्नदूत? अज्ञेय की किस काव्य ग्रंथ की आरंभिक पंक्तियों पर उमर खयाम की रुबाइयों का प्रभाव देखने को मिलता है? वह रचना है बावरा अहेरी। बावरा अहेरी का प्रकाशन वर्ष कब है? 1954 ईस्वी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 60 है, अज्ञेय की किस काव्य कृति का विषय प्रेम है? इत्यलम, चिंता, भग्नदूत या आंगन के पार द्वार? सही उत्तर है चिंता। चिंता रचना जो है इसमें इसका विषय प्रेम है। प्रेम तथा स्त्री पुरुष संबंधों से संबंधित कविताएं इस कविता में संग्रहित की गई हैं। यह एक गद्य काव्य संग्रह है जो कि 1942 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, 1942 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 61 है, किसकी कविता में छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद तीनों के लक्षण पाए जाते हैं? शमशेर बहादुर सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मुक्ति बोध या धर्मवीर भारती? किसकी कविता में छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद तीनों के लक्षण पाए जाते हैं? सही उत्तर है इसका शमशेर बहादुर सिंह।
प्रश्न संख्या 62 देखिए, कवियों का कवि किसे कहा गया है? अज्ञेय को, शमशेर को, मुक्तिबोध को या निराला को? कवियों का कवि किसे कहा जाता है? सही उत्तर है इसका शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें मूड्स का कवि कहा जाता है। कवियों का कवि कहा है अज्ञेय ने, मूड्स का कवि कहा है मलयज ने। ठीक है, याद रखिएगा किसने कहा है, अभी याद रखिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 63 है, कलगी बाजरे की सत्य और शब्द जितना तुम्हारा सच है कविताओं के रचनाकार कौन है? मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, अज्ञेय या आलोक धनवा? कलगी बाजरे की सत्य और शब्द जितना तुम्हारा सच है, ये कविताएं हैं अज्ञेय की। ठीक है, कलगी बाजरे की जो कविता है यह हरी घास पर क्षण भर में संकलित है। प्रश्न संख्या 64 देखिए, प्रयोगवाद का मुख्य लक्ष्य क्या था? नए नए उपकरणों का प्रयोग, भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा, काव्य में पूर्व परंपरा का विरोध या नई राहों का अन्वेषण? प्रयोगवाद का मुख्य लक्षण इसमें से क्या था, मुख्य लक्ष्य क्या था? सही उत्तर हो जाएगा नई राहों का अन्वेषण। प्रश्न संख्या 65 देखिए, प्रश्नों में ज्यादा समय नहीं लगाएंगे क्योंकि अब समय काफी कम रह गया है और सभी के समय काफी कीमती होते हैं, तो कम समय में इसको हम लोग हल करेंगे। प्रश्न संख्या 65 है, प्रयोगवाद का सबसे बड़ा दोष क्या था? लोक कल्याण की उपेक्षा, नवीनता के प्रति अतिशय मोह, रूढ़ियों और मान्यताओं का विरोध या नई प्रतीकों का सर्वथा अभाव? सही उत्तर है लोक कल्याण की उपेक्षा की गई थी प्रयोगवाद में। यह प्रयोगवाद का सबसे बड़ा दोष कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 66 देखिए, शमशेर को किस काव्य कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1977 में मिला था? बात बोलेगी, चूका भी नहीं हूं मैं, इतने पास अपने या कुछ और कविताएं? किस रचना पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? सही उत्तर है चूका भी नहीं हूं मैं। इस रचना पर इन्हें 1977 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यह रचना कब प्रकाशित हुई थी? यह रचना प्रकाशित हुई थी 1975 ईस्वी में। ठीक है, और 77 में मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार। प्रश्न संख्या 67 देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से कई सारे प्रश्न बनेंगे। कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है? पीली छतरी वाली लड़की, पीली रात, पीली आंधी या एक पीली शाम? देख रहे हैं एक पीली नाम से जो रचनाएं हैं कितनी महत्वपूर्ण है, एक ही जगह पर सभी ऑप्शन में दे दी गई हैं। किसकी, कौन सी रचना इसमें से शमशेर बहादुर सिंह की है? सही उत्तर है एक पीली शाम। यह शमशेर बहादुर सिंह की रचना है, इन्होंने अपनी पत्नी की याद में इसे लिखा था। इसके अलावा अगर बात करें एक पीली छतरी वाली लड़की है जो रचना है ऑप्शन ए में, यह किसकी है? तो यह है उदय प्रकाश की रचना, सन 2001 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें पीली आंधी की, तो यह पीली आंधी जो रचना है यह उपन्यास है प्रभा खेतान का और यह भी सन 2001 में ही प्रकाशित हुआ था। तो इनको आप लोग याद रखिएगा, मिलते जुलते नाम वाली रचनाएं हैं तो यहाँ से कंफ्यूजन बन सकता है। एक पीली शाम शमशेर बहादुर सिंह की रचना है, पीली छतरी वाली लड़की उदय प्रकाश की रचना है और पीली आंधी प्रभा खेतान की रचना है। पीली रात मुझे नहीं मिला कि यह किसकी रचना है, अगर आपको पता हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 68 देखिए, मुक्तिबोध ने बुर्जुआजी का अंतिम मुमूर्षु कवि किसे कहा है? अज्ञेय को, प्रभाकर माचवी को, जयशंकर प्रसाद को या रामधारी सिंह दिनकर को? सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 69 है, मुक्तिबोध की कविता नहीं है ओरांगुटांग, ब्रह्म राक्षस, डूबता चांद कब डूबेगा या बादल को गिरते देखा है? इनमें से कौन सी रचना मुक्तिबोध की नहीं है? सही उत्तर है बादल को घिरते देखा है। यह किसकी रचना है? यह है नागार्जुन की रचना। ठीक है, और यह युगधारा 1953 में संकलित है। नागार्जुन की का कविता संग्रह है युगधारा, जो कि 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और यह रचना उसी में संकलित है। इसके अलावा स्वतंत्र रूप से इसका रचना काल अगर देखें कि इसको कब लिखा था कवि ने, तो 1938 ईस्वी में इसको इन्होंने लिखा था। ठीक है, प्रश्न संख्या 70 देखिए,
मुक्तिबोध के लिए फैंटेसी क्या है? ज्ञानात्मक संवेदना, आत्मानुभूति, अनुभव की कन्या या आभ्यंतरीकरण? मुक्तिबोध के लिए फैंटेसी क्या है? सही उत्तर है अनुभव की कन्या। मुक्तिबोध ने फैंटेसी को अनुभव की कन्या कहा है। प्रश्न संख्या 71 है, मुक्तिबोध की सबसे लंबी और सर्वाधिक चर्चित कविता कौन सी रही है? अंधेरे में, जमाने का चेहरा, उपकृत हूँ और ओ काव्यात्मन फणीधर। इनमें से सबसे लंबी कविता कौन सी रही है? सही उत्तर है अंधेरे में। अंधेरे में कविता जो है यह मुक्तिबोध की सबसे चर्चित और लंबी कविता है, जिसके 8 खंड हैं और यह कल्पना पत्रिका में 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी? 1964 ईस्वी में। और कभी कभी पत्रिकाओं के नाम अब तो परीक्षा में पूछे जाने लगे हैं कि किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो यह कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह में इसे संग्रहित किया गया है। इसको सबसे पहले आशंका के दीप अंधेरे में नाम से प्रकाशित किया गया था और बाद में इसका नाम जो है केवल अंधेरे में कर दिया गया था। प्रश्न संख्या 72 देखिए, विक्षुब्ध बुद्धि के मारक स्वर कविता किसकी है? निराला की, मुक्तिबोध की, आलोक धनवा की या नागार्जुन की? विबुद्ध विक्षुब्ध बुद्धि के मारक स्वर, माफ कीजिएगा, विक्षुब्ध बुद्धि के मारक स्वर किसकी कविता है? यह है मुक्तिबोध की कविता। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 73 देखिए, एक नीली आग कविता के रचयिता कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र, रामदरस मिश्र, मुक्तिबोध या अज्ञेय? एक नीली आग किसकी कविता है? सही उत्तर है मुक्तिबोध। यह मुक्तिबोध की कविता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 74 देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। मुक्तिबोध की अंधेरे में कविता को आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात का एक दहकता इस्पाती दस्तावेज किसने कहा था? यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है। किसने कहा था? एक दहकता इस्पाती दस्तावेज कहा था शमशेर बहादुर सिंह ने। ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 75 देखिए, मुक्तिबोध की किस को मध्य सरकार ने 19 सितंबर 1962 को प्रतिबंधित किया था? चांद का मुंह टेढ़ा है, भारत इतिहास और संस्कृति, भूरी भूरी खाक डोल या नई कविता का आत्मसंघर्ष? इनमें से मुक्तिबोध की किस रचना को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था, प्रतिबंधित कर लिया गया था? वह रचना थी भारत इतिहास और संस्कृति। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। समय याद रखिएगा 1962 में प्रतिबंधित। प्रश्न संख्या 76 देखिए, प्रयोगवादी कविता में प्रमुखता किसकी है? निम्न वर्ग का जीवन चित्रण, मध्यम वर्गीय समाज का चित्रण, उच्च वर्गीय समाज का चित्रण या उपर्युक्त में से कोई नहीं? प्रयोगवादी कविता में प्रमुखता है मध्यम वर्गीय समाज के चित्रण की। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 77 देखिए, किसे नई कविता का कवि नहीं कहा जा सकता? अज्ञेय को, रघुवीर सहाय को, नागार्जुन को या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को? इनमें से किसे नई कविता का कवि नहीं कहा जा सकता? सही उत्तर है नागार्जुन। नागार्जुन प्रगतिवादी कवि हैं, प्रयोगवादी कवि नहीं है। ठीक है, प्रयोगवाद या नई कविता। प्रश्न संख्या 78 देखिए, नई कविता की विशेषता नहीं है जीवन के प्रति आस्थावान होना, परंपरागत मान्यताओं का विरोध, नया सौंदर्य बोध या ईश्वर में आस्था और असंशय की स्थिति? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ईश्वर में आस्था और असंशय की स्थिति नई कविता की विशेषता नहीं है। प्रश्न संख्या 79 देखते हैं, नई कविता का केंद्र बिंदु कौन सा है? प्रकृति चित्रण, निर्धनता का चित्रण, शोषक वर्ग की चिंता या लोक जीवन की अभिव्यक्ति? नई कविता का केंद्र बिंदु इनमें से क्या है? सही उत्तर है लोक जीवन की अभिव्यक्ति। प्रश्न संख्या 80 देखिए, नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा के विचार को प्रमुखता से किसने रखा था? मुक्तिबोध ने, अज्ञेय ने, शाही ने या भारती ने? सही उत्तर की बात करें तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा मुक्तिबोध। यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, लघु मानव की प्रतिष्ठा, नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा की बात करें तो इनका सबसे पहले नाम आता है विजय देवनारायण शाही का। लेकिन अगर प्रमुखता की बात करें कि प्रमुखता से किसने रखा था, तो सही उत्तर हो जाएगा मुक्तिबोध। ठीक है,
प्रश्न संख्या 81 देखिए, नई कविता को बिंब प्रधान किसने माना है? लक्ष्मीकांत वर्मा ने, शंभुनाथ सिंह ने, नामवर सिंह ने या प्रोफेसर वासुदेव सिंह ने? नई कविता को बिंब प्रधान किसने माना है? सही उत्तर हो जाएगा इसका डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने। प्रश्न संख्या 82 देखिए, नए कवियों को संबोधित कविता नए कवि के प्रति के रचयिता कौन है? महादेव वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, अज्ञेय या निराला? नए कवि के प्रति किसकी रचना है? सही उत्तर है अज्ञेय, यह अज्ञेय की रचना है। प्रश्न संख्या 83 देखते हैं। प्रश्न है, नास और निर्माण काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? मुक्तिबोध, मंगलेश डबराल, दुष्यंत कुमार या गिरजा कुमार माथुर? नास और निर्माण जो कि 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, किसकी रचना है आपको बताना है? रचना है गिरजा कुमार माथुर की। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 64 है, मेपल, स्वप्नभंग और अनुरक्षण काव्य कृतियों की रचनाकार कौन है? प्रभाकर माचवे, राजेश जोशी, शमशेर बहादुर सिंह या रामधारी सिंह दिनकर? सही उत्तर है इसका प्रभाकर माचवे। यह रचनाएं प्रभाकर माचवे की हैं। प्रभाकर माचवे का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1917 ईस्वी में और निधन हो गया था 1991 ईस्वी में। ठीक है, इनकी जो रचना है मेपल, यह कब प्रकाशित हुई थी? मेपल प्रकाशित हुई थी 1965 में यह प्रकाशित हुई थी। स्वप्न भंग कब प्रकाशित हुई थी? 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और अनुरक्षण की बात करें, हालांकि मुझे लग रहा है यह अनुरक्षण नहीं अनुक्षण है। ठीक है, 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी यह रचना। एक बात तो यहाँ पर और याद रखिएगा, प्रभाकर माचवे का पूरा नाम प्रभाकर बलवंत माचवे है या बलवंत प्रभाकर माचवे, आगे पीछे करके भी जान सकते हैं, लेकिन इनका नाम है प्रभाकर बलवंत माचवे या बलवंत प्रभाकर माचवे। ठीक है, प्रश्न संख्या 85 देखिए, समय देवता कविता किसकी है? अज्ञेय की, गिरजा कुमार माथुर की, मुक्तिबोध की या धर्मवीर भारती की? समय देवता किसकी रचना है? यहाँ पर ऑप्शन मुझे थोड़े से गलत लग रहे हैं, आप अपना कमेंट करके बताइएगा। मेरे ख्याल से समय देवता जो है ना, नरेश मेहता की रचना है। ठीक है, समय देवता यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं, लेकिन ये है नरेश मेहता की रचना। ठीक है, कभी कभी एक ही नाम से दो कवियों की रचनाएं होती हैं, तो अगर आप इन ऑप्शंस में से किसी की रचनाएं होंगी तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन जहां तक मुझे याद है, समय देवता नरेश मेहता की रचना है, एक लंबी कविता है जो कि 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 86 देखते हैं। अयोध्या से चित्रकूट तक आयोजित लेखकों की पदयात्रा का नेतृत्व किसने किया था? धर्मवीर भारती, नागार्जुन, अज्ञेय या रघुवीर सहाय ने? सही उत्तर है अज्ञेय ने। अज्ञेय ने अयोध्या से चित्रकूट तक आयोजित लेखकों की पद यात्रा का नेतृत्व किया था। थोड़ा सा और यहाँ पर हम समय देवता के लेखक नरेश मेहता के बारे में जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नरेश मेहता का जन्म 1922 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और निधन कब हुआ था? सन 2002 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। इनका मूल नाम जो था ना, वो पूर्ण शंकर शुक्ल था। ठीक है, कभी पूछ ले परीक्षा में, इसलिए मैं बता रही हूँ। इनका मूल नाम था पूर्ण शंकर शुक्ल। ठीक है, तो इनको ना किसी महारानी ने नरेश उपाधि दी थी, इसके बाद से ये नरेश मेहता के नाम से जाने जाने लगे थे। ठीक है, मुझे याद नहीं कहाँ की महारानी थी, लेकिन थी, और उन्होंने नरेश नाम से नाम मतलब उपाधि दी थी, तब से इनका नाम हो गया था नरेश मेहता। मूल मूल नाम है पूर्ण शंकर शुक्ल। ठीक है, ये दूसरे तार सप्तक के कवि हैं, माफ कीजिएगा, ये दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। और इनकी एक रचना थी अरण्या। ठीक है, अरण्या 1985 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और 1988 ईस्वी में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, इसलिए नरेश मेहता बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हो जाते हैं। इनकी रचना अरण्या के लिए 1988 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, जिसमें 47 कविताएं संकलित हैं। इसके अलावा इन्हें संपूर्ण साहित्य के लिए 1992 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था।
और इनकी प्रथम कविता थी चाहता मन, जो कि 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो ये कुछ तथ्य थे नरेश मेहता के बारे में, इन्हें आप लोग याद रख सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 86 हो गया था ना, 87 देखते हैं। सिर पर जूता पैर में टोपी किसकी कविता है? रघुवीर सहाय, लक्ष्मीकांत वर्मा, नागार्जुन या मुक्तिबोध? सिर पर जूता पैर में टोपी किसकी रचना है? यह रचना है लक्ष्मीकांत वर्मा की। प्रश्न संख्या 88 देखिए, मेरा प्रतिनिधि राम मनोहर लोहिया के प्रति लिखी गई आधुनिक हिंदी कविता है और इसके रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती, अज्ञेय, कुंवर नारायण या रघुवीर सहाय? मेरा प्रतिनिधि किसकी रचना है? यह रचना है रघुवीर सहाय की। ऑप्शन डी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 89 देखिए, प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या होगा इन रचनाओं का? आपको बताना है। रचनाएं हैं बांस का पुल, एक सोनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी और जंगल का दर्द। ये सभी रचनाएं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की हैं। ठीक है, बांस का पुल की बात करें, कब प्रकाशित हुआ था यह, कब प्रकाशित हुई थी यह रचना? बांस का पुल है 1963 ईस्वी में। ठीक है, एक सोनी नाव कब है? 1966 ईस्वी में है। उसके अलावा गर्म हवाएं की बात करें तो यह है 1969 ईस्वी में। और कुआनो नदी कब है? कुआनो नदी है 1973 में है। ठीक है, और एक रचना बच जाती है जंगल का दर्द, यह है 1976 ईस्वी में। तो इस तरह से तो यह ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, है ना। बांस का पुल, सोनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी और जंगल का दर्द, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 90 है, सीता के परित्याग से संबंधित रचना कौन सी है? संशय की एक रात, संबूक, अग्निलीक या महाप्रस्थान? सीता के परित्याग से संबंधित रचना कौन सी है? यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा था मुझे, इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सीता परित्याग से संबंधित जो रचना है वह अग्निलीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1976 ईस्वी में यह रचना प्रकाशित हुई थी। भारत भूषण अग्रवाल की यह रचना है। इसके अलावा अगर बात करें संशय की एक रात, तो यह इसी तरह की मिलती जुलती रचना है, नरेश मेहता की रचना है संशय की एक रात। इसमें राम के मन में शंका इस संशय का चित्रण किया गया है कि एक सीता के लिए इतना बड़ा नरसंहार क्या सही है? तो दोनों मिलती जुलती रचनाएं हैं। सीता के परित्याग से संबंधित अग्निलीक है। ठीक है, परित्याग के बाद सीता का जीवन किस प्रकार से था उसका वर्णन इस रचना में देखने को मिलता है। लेकिन संशय की रात में राम के मन में संशय उठता है कि क्या एक सीता के लिए इतने लोगों की बलि चढ़ाना, उनको मारना क्या सही है? इस प्रकार का संशय राम के मन में उठता है। नरेश मेहता की रचना है। ठीक है, तो दोनों मिलती जुलती रचनाएं हैं, लेकिन सही उत्तर है ऑप्शन सी। तो दोनों को ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 91 देखिए, साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? विजय देवनारायण शाही, कुंवर नारायण, मलयज या केदारनाथ सिंह? साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? सही उत्तर है विजय देवनारायण शाही का काव्य संग्रह है। इसका प्रकाशन वर्ष 1983 है, यह याद रखिएगा। लेकिन कहीं कहीं पर 1982 भी इसका प्रकाशन वर्ष मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 92 है, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र का प्रयोक्ता कौन है? विजय देवनारायण शाही, मुक्तिबोध, रामस्वरूप चतुर्वेदी या रमेश कुंतल मेघ? संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन, इस सूत्र के प्रयोक्ता हैं मुक्तिबोध, यानी कि गजानन माधव मुक्तिबोध। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 93 देखते हैं, आत्मजयी के रचनाकार कौन है? आत्मजयी बहुत ही प्रसिद्ध रचना हुई थी। धर्मवीर भारती की है, हरिनारायण व्यास की है, कुंवर नारायण की है या रघुवीर सहाय की है? किसकी रचना है यह आपको बताना है। सही उत्तर है कुंवर नारायण। आत्मजयी के रचनाकार हैं कुंवर नारायण। कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? उनका जन्म हुआ था 1927 ईस्वी में और निधन हुआ था अभी हाल ही में, यानी कि 7 साल पहले 2017 में इनका निधन हो गया था। ठीक है, आत्मजयी एक खंड काव्य है जो कि 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है,
साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था कुंवर नारायण को किस रचना के लिए मिला था? कोई दूसरा नहीं के लिए इन्हें 1993 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। माफ कीजिएगा, 1995 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कोई दूसरा नहीं 1993 में प्रकाशित है, 95 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है। प्रश्न संख्या 94 देखिए, माया दर्पण किसकी कविता है? श्रीकांत की, दुष्यंत कुमार की, धर्मवीर भारती की या धूमिल की? माया दर्पण किसकी रचना है? सही उत्तर है श्रीकांत वर्मा। माया दर्पण श्रीकांत वर्मा की रचना है। 1967 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी यह रचना। श्रीकांत वर्मा का जन्म हुआ था 1931 ईस्वी में और निधन हुआ था 1986 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 95। पटकथा कविता किसने लिखी? चंद्रकांत देवताले, धूमिल, रघुवीर सहाय या राजेश जोशी? पटकथा कविता किसकी है? अभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए। पटकथा कविता जो है यह धूमिल की कविता है और यह एक लंबी कविता है। धूमिल का काव्य संग्रह है सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, जो कि 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें यह कविता पटकथा कविता संग्रहित की गई है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 296 यानी कि प्रश्न संख्या 96 है। प्रकाशन काल की दृष्टि से इन रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? रचनाएं हैं चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख और गीत फरोश। सभी रचनाएं भवानी प्रसाद मिश्र की हैं। अगर बात करें चकित है दुख की, तो यह कब प्रकाशित है? चकित है दुख 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। उसके अलावा बुनी हुई रस्सी 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। बुनी हुई रस्सी तो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, क्योंकि 1971 में प्रकाशित और 1972 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल गया था। खुशबू के शिलालेख की बात करें तो यह 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और गीत फरोश कविता 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। गीत फरोश कविता के बारे में दो सन हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि गीत फरोश जो कविता है वह तो 1953 ईस्वी में है, लेकिन अगर संग्रह की बात करें, ठीक है, कविता संग्रह की बात करें तो यह कब हो जाएगी? कविता संग्रह है 1956 ईस्वी में। ठीक है, 53 में केवल कविता है और कविता संग्रह जो है 1956 ईस्वी में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 97। हमें रचनाओं को रचनाकार से मिलाना है। रचनाएं हैं संशय की एक रात, काठ की घंटियां, संसद से सड़क तक और मछली घर। हमें इन रचनाओं को इनके रचनाकारों से मिलाना है। सबसे पहले देख लेते हैं संशय की एक रात किसकी रचना हो जाएगी? अभी हमने पीछे देखा था नरेश मेहता की रचना हो जाएगी। राम के मन में उठने वाले संशय का चित्रण किया गया है। उसके अलावा काठ की घंटियां की बात करें तो यह हो जाएगी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना। और संसद से सड़क तक किसकी रचना हो जाएगी? धूमिल की रचना हो जाएगी। मछली घर किसकी रचना है? विजय देवनारायण शाही की रचना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 98 देखिए, संशय की एक रात की विधा क्या है? कथा काव्य, काव्य नाटक, खंड काव्य या लंबी कविता? संशय की एक रात किस विधा की रचना है? सही उत्तर हो जाएगा इसका खंड काव्य। नरेश मेहता का खंड काव्य है 1962 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, प्रश्न संख्या 99 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? दिनकर, अज्ञेय, धूमिल या कुंवर नारायण? निम्नलिखित में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? सही उत्तर है धूमिल। धूमिल को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 300 यानी कि 300 ही है। निम्नलिखित में से किस काव्य कृति को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है? अकाल में सारस केदारनाथ सिंह, मैं वक्त के हूँ सामने गिरजा कुमार माथुर, दो पंक्तियों के बीच राजेश जोशी या सतरंगी पंखों वाली नागार्जुन? इनमें से किस रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है? यह रचना है सतरंगे पंखों वाली नागार्जुन की रचना।
प्रश्न संख्या 301 यानी कि 1 देखते हैं। साहित्य अकादमी का स्थापना वर्ष क्या है? 1953, 1963, 1974 या 1984? साहित्य अकादमी का स्थापना वर्ष कब हुआ था? स्थापना कब हुई थी? यहाँ पर समय सही नहीं दिया हुआ है। साहित्य अकादमी का स्थापना वर्ष है 1954 ईस्वी। कहीं कहीं पर आपको 53 देखने को मिलता है, लेकिन मैंने इसको कंफर्म कर लिया था। साहित्य अकादमी की वेबसाइट है, साहित्य अकादमी पुरस्कार की सरकारी वेबसाइट है, वहां पर मैंने इसका स्थापना वर्ष को देखा था, जहां पर लिखा था 12 मार्च 1954 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। प्रश्न संख्या 303 है, अरुण कमल की काव्य कृति किनमें से कौन सी नहीं है? पहाड़ पर लालटेन, अपनी केवल धार, सबूत या नए इलाके में? इनमें से कौन सी रचना जो है अरुण कमल की नहीं है, आपको बताना है। सही उत्तर है पहाड़ पर लालटेन। यह अरुण कमल की रचना नहीं है। किसकी रचना है यह? कमेंट करके बताइए। यह रचना है मंगलेश डबराल की। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4 है, रचनाकारों को उनकी रचनाओं से मिलाना है। रचनाएं हैं बची हुई पृथ्वी, लकड़बग्घा हंस रहा है, आत्महत्या के विरुद्ध और नेपथ्य में हंसी। बची हुई पृथ्वी जो है लीलाधर जगोरी की रचना है। लकड़बग्घा हंस रहा है, यह है चंद्रकांत देवताले की रचना। उसके अलावा आत्महत्या के बहाने किसकी, आत्महत्या के विरुद्ध किसकी रचना है? रघुवीर सहाय की रचना है। और नेपथ्य में हंसी राजेश जोशी की रचना है। इस तरह से यह मिलान हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 5 है, हमें कविता आंदोलनों को उनके प्रवर्तकों से मिलाना है। साठोत्तरी कविता, अकविता, ताजी कविता और सहज कविता का मिलान करना है। बात करें अगर अकविता की, इसको चलाया था जगदीश चतुर्वेदी जी ने। कब चलाया था? 1954 ईस्वी में, समय याद रखिएगा। इसके अलावा ताजी कविता की बात करें तो इसको चलाया था, इसके प्रवर्तक हैं लक्ष्मीकांत वर्मा। ठीक है। और इसका समय है, प्रवर्तन का वर्ष है 1958 ईस्वी। ठीक है। उसके अलावा सहज कविता की बात करें तो यह रविंद्र भ्रमर की है। और कब से चलाया गया था इसे? 1967 ईस्वी से चलाया गया था। और साठोत्तरी कविता है सलील गुप्त की। ठीक है। प्रश्न संख्या 6 देखिए, काव्य संग्रह इतिहास संहिता के रचनाकार कौन है? नागार्जुन, रघुवीर सहाय, आलोक धनवा या जगदीश चतुर्वेदी? ये रचना है जगदीश चतुर्वेदी जी की। ऑप्शन डी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 7 देखिए, साठोत्तरी कविता से क्या आशय है? सन 1960 के उत्तरार्ध में रचित 7 कवियों की रचनाओं का संग्रह, सन 1960 के बाद की सभी कविताएं, सन 1960 के बाद की एक विशेष काव्यधारा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा सन 1960 के बाद की एक विशेष काव्यधारा साठोत्तरी कविता के नाम से जानी जाती है। प्रश्न संख्या 8 देखिए, साठोत्तरी कविता में निषेधात्मकता का कारण क्या है? राजनीतिक दबाव और मूल्यहीनता, सपाट बयानी और बड़बोलापन, सामाजिक यथार्थ की अतिशयता या पराजय की भावना और नैराश्य? सही उत्तर है सपाट बयानी और बड़बोलापन। साठोत्तरी कविता जी, यह जो शब्द है, यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो साठोत्तरी कविता शब्द के प्रथम प्रयोक्ता लीलाधर जगोरी है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 309 से 325 तक प्रत्येक प्रश्न में काव्य कथन दिए गए हैं और हमें सही उत्तर का चयन करना है। पंक्तियां हैं, खेत हमारे, भूमि हमारी, सारा देश हमारा है। या किसकी पंक्ति है? धर्मवीर भारती, नागार्जुन, अज्ञेय या निराला? खेत हमारे, भूमि हमारी, सारा देश हमारा है, किसकी पंक्ति हो जाएगी? यह पंक्ति हो जाएगी नागार्जुन की। अगला प्रश्न है, धुन खाए सहतीरों पर 12 खड़ी विधाता बाजे, फटी भीत है छत चूती है, आले पर बिस्तुइया नाचे। बिस्तुइया यानी छिपकली, किसकी पंक्ति है? आलोक धनवा, रघुवीर सहाय, नागार्जुन या राजेश जोशी? यह पंक्ति है नागार्जुन की। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 11 देखिए, मैंने आहुति बनकर देखा यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। निराला, मुक्तिबोध, नागार्जुन और अज्ञेय। मैंने आहुति बनकर देखा यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। सही उत्तर है अज्ञेय। यह पंक्तियां यज्ञेय की है। प्रश्न संख्या 12 देखिए, कर पाता यदि मुक्त हृदय को मस्तक के शासन से, उतर पकड़ता बाह दलित की मंत्री के आसन से। कुरुक्षेत्र, धरती, अजय, खंडहर या दीप अकेला। सही उत्तर है कुरुक्षेत्र। यह कुरुक्षेत्र की पंक्तियां हैं। अगली पंक्ति है, आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता, जीवन मिला है यह रतन मिला है या फूल में मिला है या धूल में मिला है या। यह पंक्तियां किसकी हैं? बालकृष्ण शर्मा, नवीन, त्रिलोचन, नागार्जुन या मुक्तिबोध। यह पंक्तियां हैं त्रिलोचन की। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 14 है, कविता व हाथ उठाए हुए चलिए कवि वृंद बुलाती वहां। किसकी पंक्ति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की, महावीर प्रसाद द्विवेदी की, रामचंद्र शुक्ल की या मैथिली शरण गुप्त की। सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की यह पंक्ति है। प्रश्न संख्या 15 है, ज्यादा लिया और दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश अरे जीवित रह गए तुम। यह पंक्ति किसकी है? शकुंत माथुर, अज्ञेय, नागार्जुन या मुक्तिबोध। यह भी इंपॉर्टेंट पंक्ति है। मुक्तिबोध की पंक्ति है, परीक्षा में पूछी जा सकती है, इसको नोट कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 16 है, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका हर चरना गुन गाता है। रघुवीर सहाय, शमशेर बहादुर सिंह, नागार्जुन या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। किसकी पंक्ति है यह? यह पंक्ति है रघुवीर सहाय की, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 17 है, मुझे प्रोफेसरों के बीच में छायावाद सिद्ध करना पड़ेगा। यह किसका कथन है? अज्ञेय का, निराला का, मुक्तिबोध का या नागार्जुन जी का। मुझे प्रोफेसरों के बीच छायावाद सिद्ध करना पड़ेगा, यह कथन किसने कहा था? निराला जी ने, ऑप्शन बी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 18 है, छायावाद व्यक्तिवाद की कविता है जिसका आरंभ व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करने और करवाने से हुआ। यह कथन किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, नामवर सिंह या शुक्ल जी। छायावाद व्यक्तिवाद की कविता है जिसका आरंभ व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करने और करवाने से हुआ। नामवर सिंह जी यह कहते हैं, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है, प्रगतिवाद समाजवाद की ही साहित्यिक अभिव्यक्ति है। यह कथन हम पीछे की क्लास में देख चुके हैं। किसका कथन है यह? सही उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 20 है, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद छायावाद की उपशाखाएं हैं। ये मूलतः एक ही युग चेतना अथवा युग सत्य से अनुप्रेरित है और एक दूसरे की पूरक हैं। यह किसका कथन है? पंत जी का, निराला का, हरिऔध का या प्रसाद का। ये सुमित्रानंद पंत, निराला, हरिऔध या प्रसाद, इनमें से किसका कथन है यह आपको बताना है। सही उत्तर है सुमित्रानंदन पंत का यह कथन है। प्रश्न संख्या 21 देखिए, कथन है मैं प्रयोगवाद का अगुआ नहीं पिछलगुआ हूँ। यह कथन किसका है? और यह पूछा जा चुका कथन है, परीक्षा में यह आ चुका है, तो आने की संभावना रहती है, दोबारा से आने की संभावना रहती है। दिनकर जी का कथन है, ऑप्शन बी सही उत्तर है इसका। प्रश्न संख्या 22 है, यह नंगा फासिज्म है। लेखक को लोग घेरे, शारीरिक क्षति की धमकी दें, इधर सरकार सुनने तक को तैयार नहीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की हत्या की जा रही है। यह कथन किसका है? निराला, अज्ञेय, मुक्तिबोध या नागार्जुन, इनमें से किसका कथन है यह? कि यह नंगा फासिज्म है। लेखक को लोग घेरे, शारीरिक क्षति की धमकी दे, इधर सरकार सुनने तक को तैयार नहीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की हत्या की जा रही है। यह कथन है मुक्तिबोध का। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 23 है, निंदिया सतावे मोहे सजही से सजनी। यह कथन, यह पंक्तियां किसकी है? दिनकर की, अज्ञेय की, निराला की या शमशेर बहादुर सिंह की। सही उत्तर है ऑप्शन डी शमशेर बहादुर सिंह।
एक कथन है प्रश्न संख्या 24 में, देखते हैं। कबीर में जैसे सामाजिक विद्रोह और तीखापन और प्रणयानुभूति की कोमलता एक साथ मिलती है, कुछ वैसा ही रचाओ मुक्ति बोध में है। कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, शुक्ल जी या विद्यानिवास मिश्र। कितना अच्छा कथन है। कबीर में जैसे सामाजिक विद्रोह का तीखापन और प्रणयानुभूति की कोमलता एक साथ मिलती है, कुछ वैसा ही रचाओ मुक्ति बोध में है। सही उत्तर है, यह कथन है राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 25 है। मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्यों की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। यह कथन किसका है? नागार्जुन, निराला, मुक्तिबोध या अज्ञेय। सही उत्तर है निराला। यह निराला का कथन है। तो इस क्लास में बस इतना ही। हमने हिंदी साहित्य के इतिहास को लगभग पूरा कर लिया है। इसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, ठीक है। कंटेंट और टेस्ट दोनों आपको मिलेंगे। जैसे ही एक क्लास आप कंटेंट की देखेंगे, उससे अगली क्लास आपको टेस्ट, उसी टॉपिक पर आपको टेस्ट देखने को मिलेगा। तो एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, हिंदी साहित्य का इतिहास कंटेंट प्लस टेस्ट नाम से। तो वहां से इस सारी क्लासेस को आप देख सकते हैं। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि अब किस टॉपिक को शुरू किया जाए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।